तो अब हम मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 का पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। जो पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने जितने भी डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट थे, मतलब क्या, ब्रिटिशर्स ने जितने भी लैंड वॉर से डायरेक्ट जीती हैं, उस सब को हमने पढ़ा था, ठीक है। तो हमने ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसी, एडवेंट ऑफ यूरोपियन देख लिया। हमने इसके पहले लेक्चर में एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंप्लीट कर लिया। इसके और पहले वाले लेक्चर में हमने मुगल डिक्लाइन, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को इतनी पावर मिली है, वो चेक करा, ठीक है। जो हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियन अभी तक देखा है, वो तक था डायरेक्ट, वो सब आता है डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट में। मतलब यहाँ पे क्या है, ब्रिटिशर्स ने डायरेक्ट वॉर लड़ी है और ये सारी लैंड्स को जीता है। अब आते हैं हम हमारे इनडायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट पे। इनडायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट पे मतलब क्या, कि अगर मैं बोलूँ कि वॉर, अगर कोई ईस्ट इंडिया कंपनी अभी कोई कंट्री नहीं है, मतलब एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है यूरोप को, लेकिन अभी फ़िलहाल देखा जाए तो एक तरह से कंपनी है ये, नॉर्मल कंपनी, करेक्ट। अब कोई कंपनी किसी कंट्री में चले जाए और वॉर लड़ने कंट्री में जाए और वॉर लड़ने लग जाए, फॉर एग्जांपल टाटा जो है नाइजीरिया कोई साउथ अफ्रीकन कंट्री में जाए, वहाँ पे वॉर लड़े, तो कोई इश्यू तो क्रिएट होगा। मतलब लोग जो है सवाल तो उठाएंगे, रेस आईब्राउज, मतलब लोग क्वेश्चन तो करेंगे कि वाई आप वहाँ पे ट्रेड करने गए हो और आप वॉर लड़ रहे हो। सेकेंड थिंग, ये एक्सपेंसिव होता है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में वॉर लड़ने के लिए नहीं आई है, यहाँ पे ट्रेड बेनिफिट, मतलब ट्रेड करने के लिए आई है, ठीक है। तो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी वॉर लड़ रही है, इतनी बड़ी आर्मी मेंटेन कर रही है, तो इसका काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट, हाई कॉस्ट रहती है आर्मी को मेंटेन करने की, करेक्ट। तो आपको आर्मी को, इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करने के लिए कुछ मेजर्स तो लेना पड़ेंगे, कि मतलब आप इतने सारे फुट सोल्जर्स क्रिएट कर रहे हो, अपनी स्टैंडिंग आर्मी रख रहे हो, इतनी बड़ी फुट सोल्जर्स की आर्मी रख रहे हो, तो इसको आप पेमेंट कैसे दोगे। आप वेपन्स तो ठीक है, आप वेपन्स ले लोगे, लेकिन इसके बाद इसकी और भी चीज़ें आती हैं, फॉर एग्जांपल सैलरी, इनकी सैलरी, फूड, ये सब आप कहाँ से मेंटेन करोगे। क्योंकि आपको ट्रेड में भी सेम, आपको ये सारा पैसा ट्रेड में भी लगाना है। अगर आप ये सारा अमाउंट जो है सीधा वॉर में लगा दोगे तो आप ट्रेड कर नहीं पाओगे, करेक्ट। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स क्या कर, अब हम बात करें ब्रिटिशर्स की, तो वो सब्सिडियरी अलायंस करते हैं। अब सब्सिडियरी अलायंस से पहले हम ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। तो थ्रू चार्टर, मतलब यूरोपियन चार्टर के थ्रू ब्रिटिशर्स को सब ब्रिटिशर्स को क्या हुआ, रॉयल आर्मी मिली थी। मतलब कुछ पोर्शन है रॉयल आर्मी का ब्रिटिशर्स को मिला था, ठीक है। यहाँ पे ब्रिटिशर्स को एक लिमिटेड रॉयल आर्मी मिली थी। अब इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को खुद की जो प्राइवेट आर्मी है वो थी, इनकी प्राइवेट आर्मी थी, ठीक है। अब प्लस ये प्राइवेट आर्मी में वापस से हम डिवाइड करें, तो यहाँ पे इंडियन, मतलब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आके इंडियंस को सिलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था कि आप भी आओ और जिनको पैसे कमाना है हमारी आर्मी में ज्वाइन करो, ठीक है। तो यहाँ पे यूरोप से कुछ मर्सिनरीज, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रशियन यूक्रेन वॉर चल रही है, तो वहाँ पे वैगनर ग्रुप हमने सुना है, तो वैसे ही यूरोप में भी कुछ मर्सिनरीज होते होंगे, तो उनकी आर्मी को यहाँ पे वो वहाँ से भर्ती करी उनने आर्मी। सेकेंड, यहाँ पे इंडियन कंट्री से, हमारी कंट्री खुद से यहाँ पे उन्होंने आर्मी को मेंटेन और पब्लिक को ज्वाइन करवाया उनकी आर्मी को, ठीक है। तो ये सारी आर्मी उन्हें मेंटेन करी। लेकिन रॉयल आर्मी तो ठीक है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट यहाँ पे एक तरह से पैसा दे रही है, गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन ये आर्मी मेंटेन करने का बहुत सारा पैसा लगता है, कॉस्ट, ठीक है। तब यहाँ पे ब्रिटिशर्स क्या करेंगे कि आप इतनी बड़ी आर्मी जो है एक तरह से मेंटेन कैसे करोगे। तो इसके लिए सब्सिडियरी अलायंस लाया गया, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था, जो कि गवर्नर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है सब्सिडियरी अलायंस नाम की पॉलिसी लाते हैं,
अब इस पॉलिसी में होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आपकी कंट्री है। अब इस कंट्री के हम पार्ट में, यहाँ पे रूलर ए रूल करता है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। अब इन सबके पास आर्मी है तो सही, पर इनकी सबकी आर्मी एक तरह से सेम लेवल पे है। इनका लेवल जो है सेम लेवल पे। तो मतलब अगर आप बी और इन सब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, मतलब बी के साथ डी, सी, ए, ये सारे इनके साथ आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। अब ये सेम लेवल पे होने की वजह से वॉर तो लड़ते एक दूसरे से। कुछ पार्ट सपोज करो एक बार वॉर हुई और बी ने जीत लिया, बाद में जब डेथ होती है, फॉर एग्जांपल हमने माधव राव केस में देखा कि माधव राव ने, मराठास ने हैदर अली पे मैसूर में अटैक किया और उनकी टेरिटरी तो काफ़ी सारा पैसा ले लिया। अब माधव राव की डेथ हुई तो मैसूर ने जो है मराठास पर अटैक किया और वापस से चीज़ें कैप्चर कर ली। तो एक तरह से सर्कल यहाँ पे बन चुका था। और सभी रूलर्स का, मैसूर का, मराठास का, जितने भी रूलर्स थे वो अपनी टेरिटरी एक्सपांड करना चाहते थे, टेरिटरी एक्सपांड करना चाहते थे। लेकिन चूंकि उनकी आर्मी इतनी अच्छी नहीं थी कि आप कंप्लीटली जो पूरे इंडिया को कॉन्कर कर सको, तो यहाँ तरह से एक बैलेंस यहाँ पे बना हुआ था। अब यहाँ पे आते हैं ब्रिटिश अपना एडवर्टाइजमेंट लेके। अब फॉर एग्जांपल लॉर्ड वेलेस्ली एक एडवर्टाइजमेंट लेते हैं और बोलते हैं, देखिए हम आपको ब्रिटिश आर्मी प्रोवाइड करेंगे, एकदम काफ़ी मॉडर्न आर्मी है, काफ़ी अच्छी आर्मी है, और इस आर्मी की हेल्प से आप पूरा इंडिया कॉन्कर कर सकते हो। ठीक है। अब जितने भी रूलर्स इसको साइन करते हैं और यहाँ पे एक तरह से ट्रैप में फंस जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स आते हैं और बोलते हैं फर्स्ट कि पहले आप ब्रिटिशर्स आते हैं फर्स्ट बोलते हैं कि अपनी जो ओल्ड आर्मी है उसको रिमूव कर दो, जो आपकी ओल्ड आर्मी है उसको हटा दो। और आप सपोज करो एक कंट्री से पूरी पूरी आर्मी को हटाने का बोल रहे हैं, वो हटा दो। सेकंड यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपकी आर्मी की जगह ब्रिटिशर्स की आर्मी अब आपको प्रोटेक्ट करेगी। ब्रिटिशर्स की आर्मी आपके स्टेट को प्रोटेक्ट करेगी, जो कि एकदम मॉडर्न आर्मी होगी, हमारी स्टैंडिंग आर्मी को प्रोटेक्ट करेगी। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि जो कॉस्ट है, अब ब्रिटिशर्स बोलते हैं कॉस्ट इन जो मेंटेनेंस, मतलब क्या, आर्मी को रखने का मेंटेनेंस जो है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो मतलब एक तरह से ब्रिटिश अपनी आर्मी मेंटेन कर रहे हैं किसी और के कॉस्ट पे, मतलब रूलर्स ब्रिटिशर्स को आर्मी मेंटेन पैसे दे रहे हैं। तो फोर्थ पॉइंट इसके बाद ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि एक आपके पास कोई अच्छा ऑफिसर नहीं, मतलब क्या, एक अच्छा ऑफिसर इंडिया में नहीं है आपकी कंट्री टेरिटरी में, जो हमारी इस मॉडर्न आर्मी को मेंटेन कर सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ब्रिटिश रेसिडेंट को देंगे। आपकी कोर्ट में जो है एक ब्रिटिश रेसिडेंट रहेगा, वो हमारी इस आर्मी को मेंटेन करेगा। तो एक ब्रिटिश रेसिडेंट आएगा और एक पूरी आर्मी को, ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करेगा आपकी ही टेरिटरी में। अब यहाँ पे एक इशू क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल ये चारों टेरिटरी में ए, बी, सी, डी। अब बी ने भी सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लिया, ए ने भी सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लिया, सी ने भी और डी ने भी। अब यहाँ पे ए और बी का कन्फ्लिक्ट होता है। तो क्या ब्रिटिश आर्मी आपस में ही फाइट करना शुरू कर देगी? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन इन्होंने क्या निकाला कि आपकी डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी जो है, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी जो है वो ब्रिटिश मेंटेन करेंगे। कि सपोज करो कंट्री डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी अब कंप्लीटली जो है ब्रिटिशर्स मेंटेन करेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है सिक्स पॉइंट। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ये बोलते हैं कि आपके पास, आप किसी दूसरे यूरोपियन पावर को सपोर्ट नहीं करोगे, अदर यूरोपियन पावर को आप सपोर्ट नहीं करोगे। अगर कर रहे हो अभी तो हटाओ उनको, अब हम ही यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ठीक है। तो ये सारे 6 पॉइंट्स रहते हैं। इसके बाद 7 पॉइंट ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि अब हम आपकी स्टेट को प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी स्टेट को हम प्रोटेक्ट करेंगे एंड काउंटर बेस्ट एंड प्रमोट एंड प्रोवाइड, मतलब क्या, आपकी स्टेट को प्रोटेक्ट करेंगे और बेस्ट आर्मी, वर्ल्ड की आपको बेस्ट आर्मी जो है प्रोवाइड करेंगे। ठीक है।
अब यहाँ तक 7 पॉइंट तक तो बिल्कुल ठीक है सब, कि ठीक है ब्रिटिशर्स आपको मेंटेन कर रहे हैं, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद आता है 8 पॉइंट। अब 8 पॉइंट में ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि इफ द रूलर फेल्स टू गिव पेमेंट और मेंटेनेंस टू द आर्मी, अगर रूलर मेंटेनेंस देने में फेल हो जाता है, फेल हो जाता है, तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे कि आपकी टेरिटरी का पार्ट जो है उसको एनेक्स कर लेंगे एज अ पेनल्टी। मतलब ब्रिटिशर्स आपके टेरिटरी के पार्ट को एनेक्स कर लेंगे। तो ये सब ब्रिटिश यहाँ पे अपना पूरा जो सब्सिडी अलायंस है इसके सारे मैंने पॉइंट्स बता दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स बोलते हैं तो सेम चीज़, एन इंडियन रूलर इंटरिंग इनटू अ सब्सिडी अलायंस विद द ब्रिटिश हैड टू एक्सेप्ट ब्रिटिश फोर्सेस विद इन हिज टेरिटरी एंड आल्सो अग्री टू पे फॉर देयर मेंटेनेंस। वही सारे पॉइंट्स जो मैंने पहले बोले वो सारे, ठीक है। अब ये टाइमलाइन शुरू होती है कि मतलब पहले हैदराबाद, देन मैसूर, देन तंजौर, देन अवध, देन पेशवा। यहाँ पे बाजीराव टू ने सब्सिडरी अलायंस साइल किया था, ठीक है। इसके बाद भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर एंड भरतपुर, ये सब लोग जो सब्सिडरी अलायंस एक एक करके साइन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंडियन रूलर्स ने अब करा क्या है कि एक तरह से अपनी खुद की आर्मी, मतलब इन केस ब्रिटिशर्स इनको हराना चाहती है, कुछ नुकसान पहुंचाना चाहे, तो खुद की आर्मी किसी भी इंडियन रूलर के पास ही नहीं जो ब्रिटिशर्स के साथ फाइट कर सके। उसी के साथ जो 70% आर्मी जो ब्रिटिशर्स मेंटेन कर रहे थे वो थी इंडियन आर्मी, जो कि 70 to 80% जो है इंडियन रूलर के खर्चे पे ही मेंटेन हो रही थी। मतलब जो इंडियंस है हम खुद अपनी टेरिटरी को पे एक फॉरेन आर्मी को पालने का पैसा यहाँ पे दे रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने क्या करा, एक स्लो एनेक्सेशन पॉलिसी अपनाई कि मतलब हम धीरे धीरे करके सारी टेरिटरीज जो इंडियन रूलर्स की है वो अपने कब्जे में ले लेंगे। उसी के साथ इनको जो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो कॉस्ट, इतनी बड़ी आर्मी मेंटेन करने की कॉस्ट लग रही थी, वो अब इंडियन रूलर खुद प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। और अगर इंडियन रूलर, चलो मान लिया कि वो पेमेंट बाद में इस ट्रीटी से बाहर निकलने का, आउट होने का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। अगर ब्रिटिशर्स ऐसे आप ट्रीटी से बाहर हो गए तो इस तरह से आप जो है अलायंस को जो है फेल कर रहे हो, ब्रीच कर रहे हो, करेक्ट, जो आपने डॉक्यूमेंट साइन किया है। और मतलब क्या, ब्रिटिशर्स तो भी आपकी टेरिटरी ले लेंगे वापस से, और आपके पास खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी तो अब है ही नहीं। इसका मतलब इंडियन रूलर्स जो है अपने ही पैसे पे ब्रिटिश की आर्मी को मेंटेन करे थे, और हमने अपने ही एनेक्सेशन के लिए ब्रिटिशर्स को सब्सिडियरी अलायंस में पैसे प्रोवाइड कर दिए।